अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। नवंबर के महीने में तारीख की बुलंद तरीन 8 अरब डॉलर्स की दरामदाद और तारीख के बुलंद तरीन 5 अरब डॉलर से जायद के तिजारती खसारे ने सरमायाकारों को हिला कर रख दिया है। कल अचानक हुकूमत ने सिर्फ 15 दिन के अंदर 2.25% ऊपर की शरह सूद पर टी बिल्स के जरिए पैसे उठाकर जलती पर तेल का काम किया है। हुकूमत ने 6 माह के लिए 11.5% पर पैसे लिए तो एक बार फिर शरह सूद में तवक्का से ज्यादा इजाफे के खतरात पैदा हो गए और आज स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ देखा गया और मार्केट में 2134 पॉइंट्स की तारीख की तीसरी बड़ी मंदी देखी गई। तकरीबन तमाम बड़े बड़े सेक्टर्स की बड़ी बड़ी कंपनीज पर मार्केट खुलने के 1 घंटे बाद ही लोअर लॉक लगना शुरू हो गए। यानी मार्केट में इतनी पैनिक सेलिंग थी कि बेचने वाले तो मौजूद थे मगर मुख्तलिफ स्टॉक्स अपने लोअर सर्किट ब्रेकर पर चले गए थे और 7.5% नीचे भी कोई खरीदने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ रुपया जो मुसलसल गिरता आया है आज मजीद गिरा और इंटरबैंक में 94 पैसे गिरकर 176 रुपए 42 पैसे पर आ गया। कल 11.5% पर टी बिल्स ऑक्शन के बाद काइबोर भी मजीद बढ़ गया और कल 6 माह का काइबोर 11% से नीचे था और 1 साल का काइबोर 11.19% पर था और वो आज बढ़कर 6 माह के लिए 11.46% और 1 साल के लिए 11.81% पर पहुंच गया। यानी स्टेट बैंक ने 2 हफ्ते पहले अचानक शरह सूद में 1.5% का इजाफा किया और गैर यकीनी की सूरत हाल कम करने के लिए अपना इजलास 26 नवंबर के बजाय 1 हफ्ता पहले यानी 19 नवंबर को ही बुला लिया। मगर उल्टा गैर यकीनी की सूरत हाल और बढ़ गई और अब सबसे बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि हुकूमत ने पूरे साल के लिए 8 से 9 अरब डॉलर्स का करंट अकाउंट खसारे का जो टारगेट रखा था वो इस माली साल के पहले 4 माह में ही 5 अरब डॉलर से ऊपर चला गया है और अब सिर्फ नवंबर के 1 महीने में 5 अरब डॉलर से ऊपर तारीखी तिजारती खसारे ने मजीद खदशात पैदा कर दिए हैं कि कहीं पूरे साल के लिए करंट अकाउंट खसारा 15 अरब डॉलर से भी तजावुज ना कर जाए और अगर ऐसा हो गया तो डॉलर कहां से आएंगे। 11.5% की महंगाई और इतने बड़े करंट अकाउंट खसारे के साथ डॉलर के मुकाबले में रुपए का क्या हाल होगा और अगर रुपया और गिरा तो मजीद महंगाई का क्या हाल होगा। यानी मईशत एक दफा फिर उसी बहरान में फंसती नजर आ रही है जिससे निकलने का हुकूमत बार बार दावा करती रही और कहती रही कि आइंदा की तरक्की मुस्तकिल बुनियादों पर होगी, बरामदात बढ़ाएंगे, तिजारती खसारा कंट्रोल में रखेंगे और दोबारा बैरूनी खसारे का बहरान नहीं आने देंगे। जब नून लीग की हुकूमत गई तो जीडीपी में तरक्की 5.5%, महंगाई 4%, फिस्कल खसारा 6.5% और करंट अकाउंट खसारा 19.5 अरब डॉलर था। और उसके बाद 3 साल तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत करंट अकाउंट खसारा कम करने का क्रेडिट लेती रही। फिस्कल खसारा पहले साल 9%, दूसरे साल 8% से ज्यादा, तीसरे साल 7% से ज्यादा रहा। 3 साल में 10,000 अरब रुपए बजट खसारा हो गया जो तारीख का बुलंद तरीन खसारा था जिससे मुल्क पर कर्जे में बेपनाह इजाफा हो गया। मगर हुकूमत ने जवाब दिया कि हमने करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल कर लिया है। जीडीपी की तरक्की 5.5% से 1.9% आ गई, फिर कोरोना आने के बाद मनफी हो गई मगर हुकूमत ने क्रेडिट लिया कि करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल कर लिया है। महंगाई मुसलसल 3 सालों में बुलंद सतह पर रही, खाने पीने की अशिया की महंगाई खित्ते के दीगर ममालिक से दुगने से भी ज्यादा रही मगर हुकूमत करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल करने का क्रेडिट लेती रही और अब महंगाई भी डबल डिजिट में है, फिस्कल खसारा भी ज्यादा है। 5% तरक्की की तवक्कात के साथ एक दफा फिर 15 अरब डॉलर से ऊपर करंट अकाउंट खसारे के खतरात पैदा हो गए हैं क्योंकि सिर्फ 1 माह में मुल्क की तारीख में पहली बार 8 अरब डॉलर्स की दरामदाद और 5 अरब डॉलर से जायद का तिजारती खसारा आया है और हुकूमत के मुल्क को सही सिमत में डालने और पायदार तरक्की के दावों पर सवालात पैदा हो गए हैं क्योंकि जिस एक बात का क्रेडिट मुसलसल तरीके से आपकी हुकूमत 3 सालों से देती रही उसी के खतरात पैदा हो गए हैं। देखिए कैसे मुसलसल करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल में रखने का क्रेडिट लिया जाता रहा। आपका करंट अकाउंट सरप्लस है इसका मतलब कि आपका डायरेक्शन ठीक है। अब 4 साल के अंदर पहली दफा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट से सरप्लस में चला गया। 20 अरब डॉलर से आज 3 अरब डॉलर पे हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट आया। 17 साल के बाद हमारा जो करंट अकाउंट था ना 5 महीने से पॉजिटिव है। रुपया आज मार्केट रेट पे है, हम डॉलर नहीं फेंक रहे हैं मार्केट में रुपए को रोकने के लिए गिरने से ज्यादा डॉलर अंदर आ रहे हैं इसलिए रुपया स्टेबल है। बैरूनी खसारा है, करंट अकाउंट जो डेफिसिट था वो 2.5 साल में पहली दफा 7-8 महीने में सरप्लस पे जा रहा है। ये बहुत बड़ा मेरी हुकूमत की कामयाबी है। और इस साल में तरक्की के बेहतर इशारियों के साथ करंट अकाउंट खसारा बढ़ने के खदशात पैदा होने लगे तो मुशीर खजाना शौकत तरीन पुरएतमाद थे कि कंट्रोल कर लेंगे।
जून के महीने में $6.25 अरब की दरामदाद, उससे पहले मई में $632 मिलियन का करंट अकाउंट खसारा। क्या हम एक दफ़ा फिर बहुत बड़े करंट अकाउंट खसारे की तरफ जा रहे हैं थोड़ी सी ग्रोथ आते ही? इंपोर्ट का बिल जो आपका है ये 5.5-6 बिलियन के दरमियान में रहना चाहिए, रहेगा अगर हमने ग्रोथ दिखाई। मेरा नहीं ख्याल कि हमारा करंट अकाउंट अगले साल सरप्लस में रहेगा, थोड़ा डेफिसिट में ज़रूर जाएगा, बट इतना जाएगा कि जो कि बिल्कुल हम उसको संभाल सकते हैं। 5% ग्रोथ होगी और फिर उसके साथ करंट अकाउंट डेफिसिट 12-13 अरब डॉलर नहीं हो जाएगा और वो सस्टेनेबल होगा आपके ख्याल में, उसे हम मीट कर जाएंगे? मेरा ख्याल में तो देखें 10-12 बिलियन डॉलर का ये नहीं होगा, ये ठीक है 3-3.5% ऑफ GDP होगा और वो हम सस्टेनेबल हमारे लिए। मगर अब रिकॉर्ड तिजारती खसारा है, मार्केट्स में घबराहट है, एतमाद की कमी है, क्योंकि वजारत ख़जाना हो या स्टेट बैंक, वो हर माह कहते कुछ हैं मगर हो कुछ और जाता है और फिर वो खुद भी कुछ और कर देते हैं। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर पर दावा कुछ किया जाता है मगर रुपया और गिर जाता है। स्टेट बैंक पहले फॉरवर्ड गाइडेंस देता है, फिर अचानक मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग एक हफ्ते पहले करके शरह सूद 1.5% बढ़ाकर 9.25% कर देता है। फिर दावा किया जाता है कि गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म होगी, मगर मार्केट में रेट 12% के करीब पहुंच जाता है। हुकूमत 14 दिन पहले 17 नवंबर को 10.25% की शरह सूद पर टी बिल्स ऑक्शन में तमाम बिड्स मुस्तरद कर देती है, मगर 14 दिन बाद 2 दिसंबर को उसके बहुत ऊपर के रेट पर यानी 11.5% की शरह पर कमर्शियल बैंक से कर्ज ले लेती है। यानी 14 दिन में फैसला साजी के फुकदान से हुकूमत और आवाम का करोड़ों का नुकसान और कमर्शियल बैंक का फ़ायदा ही फ़ायदा है। इससे पहले भी गुज़िश्ता बरसों में जब स्टेट बैंक ने शरह सूद 13.25% कर दी थी, तो ये नजर आते हुए भी कि आने वाले दिनों में रेट नीचे जाएंगे, इतनी महंगी शरह सूद पर कम मुद्दत के कर्जों को तवील मुद्दत के महंगे कर्जों में बदलकर सूद की अदायगी में सैकड़ों अरब रुपए का इजाफा कर दिया गया था, जिस पर शौकत तरीन ने वजीर ख़जाना बनने से पहले भी और वजीर ख़जाना बनने के बाद भी तनकीद की कि इस गलत फैसले से 1500 अरब रुपए सूद का सालाना इजाफी बोझ डाल दिया गया है, जो आने वाले सालों में भी भुगतना पड़ेगा। इससे मईशत की कमर तोड़ दी गई। पिछले 2.5-3 साल में जो डेट में इजाफा हुआ है, आपके ख्याल में हम डेट ट्रैप में मजीद ज़्यादा फंसे हैं जो 2.5-3 साल पहले थे, या उससे निकलने में थोड़ा सा बाहर आए हैं क्योंकि डेट में तो इजाफा हुआ है? आपने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए और आपने उसकी रीप्रोफाइलिंग जो की इतनी एग्रेसिवली, और वो भी IMF ने कहा आपको, तो आपने उनसे भी बढ़ के ज़्यादा कर दी। उसने कुछ 15 से 1600 अरब रुपए का एडिशनल इंटरेस्ट आपके ऊपर बोझ डाल दिया एनुअली, और आपको कोई जरूरत नहीं थी 30% जो लॉन्ग टर्म था और उसको 70% पे लेके जाने का ओवर इन विद इन ओनली 12 to 14 मंथ्स। कोई जरूरत नहीं थी। आप कहते हैं हाँ हम करेंगे रीप्रोफाइलिंग इसको, बट वी विल डू इट ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 years। इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए थे जब 6-7% पे, तो उस पर फिर करना शुरू करते। लेकिन वो जो आपने अप्रैल 2019 और मई और जून में जो आपने रीप्रोफाइलिंग की है, उसने आपकी कमर तोड़ दी, आपकी ये जो इंटरेस्ट रेट्स की, और वो अब आपको भुगतना पड़ेगा अगले 4-5-6 साल में। प्रायर एक्शन जो IMF ने किए उसके बीच में सबसे बड़ा प्रायर एक्शन तो ये था कि इंटरेस्ट रेट्स को 13.25% पे कर दिया। उसने 1500 अरब रुपए की जो डेट पेमेंट्स थी उसको 3000 पे लेके चले गए। तो वो मैसिव एक जंप था और वो अभी तक उससे कम नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने फिर रीप्रोफाइलिंग भी कर दी। ये अदाद-ओ-शुमार कितने खतरनाक है, मार्केट में पैनिक क्यों है, स्टॉक मार्केट में ब्लड बात क्यों है, रुपया क्यों गिर रहा है, क्या सूरत हाल कंट्रोल में आएगी? साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा और मारूफ सनतकार और फाइनेंशियल इंडस्ट्री से वाबस्ता आरिफ हबीब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ हबीब साहब से पूछेंगे आज स्टॉक मार्केट में इतना ब्लड बात क्यों था। मगर पाशा साहब पहले आपसे, पाशा साहब 8 अरब डॉलर्स की सिर्फ एक महीने में इम्पोर्ट्स, नवंबर के महीने में 5 अरब डॉलर का तिजारती खसारा। जब ये 6 अरब डॉलर पर गई थी तब भी हुकूमत कह रही थी कि कुछ वन टाइम इम्पोर्ट्स हैं, ये नंबर नीचे आ जाएगा, मगर नंबर नीचे आने के बजाय 6 अरब डॉलर अब 8 अरब डॉलर पर चला गया। ये तवक्को की जाए कि ये वन टाइम है, नीचे आ जाएगा, या आपके ख्याल में मामला बहुत खतरनाक नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये सोचना है कि देखिए, कोविड जब बहुत पीक पे था तो हमारे दरामदाद सिर्फ 3.5 अरब डॉलर पे रह गए थे और उसकी वजह से हम सरप्लस पे भी गए। फिर जिस तरह आपने कहा 6 अरब डॉलर तक पहुंचे इस साल के आगाज में, अप्रैल मई में, और अब हैरत अंगेज इजाफा तकरीबन 8 अरब डॉलर, 7.8 टू बी प्रिसाइज, और एक तिजारत का खसारा 5 अरब डॉलर। देखिए, ये
सस्टेनेबल नहीं है। ये इससे ज्यादा वाज़ेह बात नहीं हो सकती, मगर ये भी सोचना है कि क्या वजह है। मतलब क्या वजह होगी, क्योंकि रुपया बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हो रहा था, कुछ पैनिक बाइंग आपको लगता है पहले हो गई जिसकी वजह से दरामदाद इतनी ऊपर है और आने वाले दिनों में 5-5.5 अरब डॉलर की तरफ फिर चली जाए? मेरा ख्याल ये है कि चूंकि बाहर की कीमतों में मुसलसल इजाफा रहा है और दूसरी तरफ रुपए में गिरावट रही है, ये दो चीजें मिला लें तो बड़ी तेजी से जो बाहर की चीजें हैं जब वो पाकिस्तान पहुंचते हैं, लैंडेड कॉस्ट उनका रुपए में बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए हमारे इंपोर्टर्स ने शायद ये सोचा है कि भाई जल्द से जल्द इंपोर्ट करो ताकि माल आए और अल्लाह के फजल से हमें कुछ फायदा हो। ये अगर सिचुएशन है तो ये एक तरह से आर्टिफिशियल पीक है और हुकूमत को मुख्तलिफ तरीकों से इसको कंट्रोल करना पड़ेगा और स्टेट बैंक को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा। अलबत्ता खतरा ये भी है कि आने वाले दिनों में ये पीक थोड़ा सा आगे भी चलेगा और अगर ये चलता रहा 2-3 महीने ही तो फिर आपका जो करंट अकाउंट है वो 16-17 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो सकता है, तकरीबन उस लेवल तक पहुंचेगा जो 17-18 में हम एक रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचे थे। और इस वक्त साथ साथ रुपए आपके जो कर्जों की वापसी की मकदार 11 से 12 अरब डॉलर, तो आप तकरीबन 30 अरब डॉलर कहां से लाएंगे? तो ये बहुत परेशान कुन बात है। आरिफ साहब, स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की पहले ही लो पी मल्टीपल्स पर ट्रेड हो रही है अगर खित्ते से कंपेयर किया जाए। नवंबर के महीने में पहले ही बहुत ज़्यादा मंदी देखी गई थी, फॉरेन सेलिंग बहुत ज़्यादा थी MSCI का रिक्लासीफाई होने की वजह से, इमर्जिंग से फ्रंटियर मार्केट में जाने की वजह से, मगर उसके बावजूद दो खबरें आती हैं और इतनी ज़्यादा आज पैनिक सेलिंग थी कि पहले घंटे में ही लोअर लॉक लगना शुरू हो गए और फिर हमने देखा कि कंप्लीट ब्लड बाथ था। कोई एतमाद का फुकदान पैदा हो गया है या फिर वाकई सिर्फ इन दो खबरों की वजह से इतनी ज़्यादा मैसिव सेलिंग देखी गई है, अगर मार्केट में पहले ही इतनी ज़्यादा नीचे आ चुकी थी मार्केट पहले? आई थिंक ये मेजर जो रीजंस तो जो आपने बताए वो हैं कि इंटरेस्ट रेट का जो है बढ़ना और ख़ासतौर पे कल जो T-बिल का ऑक्शन हुआ है उस ऑक्शन में तो ये इंडिकेशन मिल रही है कि ये अगली मॉनेटरी पॉलिसी में भी जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो मजीद बढ़ने वाला लगता है। फिर ये कि ट्रेड डेफिसिट जो ज़ाहिर हाई तो चल रहा था लेकिन ये इतना हाई जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं था, इतना ज़्यादा आने की वजह से इन्वेस्टर्स फिर नर्वस हो गए कि ये कब जाके जो है ये चेक होगा, क्योंकि अगर चेक होते होते भी कुछ वक्त लगेगा और अगर ये जो है करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ा तो फिर हमारे रिजर्व्स पे जो है वो उसका बहुत नेगेटिव जो है वो असर आएगा। फिर ये जो हमारा बैलेंसिंग थी फॉरेन इन्वेस्टर्स की MSCI की, उसमें जो है वो सब्सटेंशियल सेल आई। पूरे इस महीने के अंदर जो है वो कोई 141 मिलियन डॉलर्स की जो है वो फॉरेन सेल आई है, जबकि पूरे इस टू डेट फाइनेंशियल ईयर में जो 257 मिलियन डॉलर की थी। तो लोगों ने ये समझ के 2 दिन पहले जो है वो खरीद लिया कि अब ये आखिरी है, आप इसको खरीद लें। और कई एक जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स थे उन्होंने भी खरीद लिया कि आखिरी है तो मार्केट अगले दिनों में बढ़ेगी। लेकिन ये बुरी खबरें आने की वजह से वो लोग पैनिक हुए और उनकी फिर मार्जिन कॉल्स और वो पैनिक सेलिंग जो है उसने इतना बड़ा जो है वो डेंट डाला है। तो आरिफ साहब, इस वक्त ज़्यादा बड़ा कंसर्न क्या है कि शरह सूद स्टेट बैंक ने दावे जो भी किए हों कहीं बहुत ज़्यादा डबल डिजिट में ना चली जाए या फिर करंट अकाउंट खसारा बिल्कुल आपे से बाहर ना हो जाए जिसकी वजह से मुआशी तरक्की बुरी तरह मुतासिर ना हो जाए? क्या मेजर कंसर्न है इस वक्त? अच्छा, ये दोनों को रिलेटेड है, क्योंकि अगर ये करंट अकाउंट डेफिसिट का इतना बढ़ जाने की भी एक वजह है कि जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट को जो है वो हाई करना पड़ रहा है। फिर इन्फ्लेशन जो है कि नंबर्स भी जो है वो हाई आए, तो और वो लगता ऐसा है कि अगले 1-2 महीने जो है, बल्कि ये ऐसा नजर आता है कि ये जनवरी तक पीक करेंगे इन्फ्लेशन के नंबर। तो वो सब ये सजेस्ट करते हैं कि कहीं और मजीद इंटरेस्ट रेट ना बढ़े। जब इंटरेस्ट रेट ज़ाहिर बढ़ते हैं तो फिर इक्विटी वैल्यू जो है वो री रेट होती है डाउनवर्ड लेवल पे, तो उसकी वजह से भी जो है वो इन्वेस्टर्स ये समझते हैं कि कुछ थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे तो मुमकिन है कि और अच्छी बार्गेन्स जो है वो मिल जाए। हालांकि
ये जो इंटरेस्ट रेट का बढ़ना जो है वो बहुत सारे हमारे सेक्टर्स को कोई ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करता। जो बड़े सेक्टर है, मतलब बैंक्स को तो जो है वो बेनिफिट करता है इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, ईएनपी को कोई असर नहीं करता, टेक्सटाइल को कोई असर नहीं करता, इस तरह आईटी को कोई जो है इसके ऊपर जो है इसका असर नहीं है, सिवाय ये कि कुछ थोड़ी से ये जो सेक्टर लाइक सीमेंट वगैरह हैं या स्टील है उनको जो है वो ये जरूर अफेक्ट करता है। लेकिन जो बड़े सेक्टर्स हैं उनको असर नहीं, लेकिन मार्केट में जो है वो इस इंटरेस्ट रेट और करंट अकाउंट डेफिसिट की जो घबराहट है जिसकी वजह से जो है ये हमने इतनी शार्प सेलिंग मार्केट में देखी। भाई साहब, आपको कोई प्लान इस वक्त हुकूमत का नजर आता है? क्योंकि मार्केट में जाहिर है एक जो कॉन्फिडेंस है उसका फुकदान है। वुज़रा बात करते हैं, स्टेट बैंक की तरफ से भी मुतादिद स्टेटमेंट्स आए, मगर उसके बावजूद अब कॉन्फिडेंस लैक कर रही है। आपको लगता है एक फैक्टर आ गया है ये कि एतमाद नहीं है इस वक्त हुकूमत जो भी ऐलानात करती है, जिसकी वजह से इस वक्त मुतासिर हो रही है एक्टिविटी? इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जब ये मार्च में हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ था, जैसे लेटर ऑफ इंटेंट कहते हैं आईएमएफ के साथ, तो उस वक्त की इकोनॉमिक टीम जो आज के गवर्नर और उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, उन्होंने एक बड़ा सख्त लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया था जिसमें बेशुमार रिफॉर्म्स थे। जब चेंज आया फाइनेंस मिनिस्टर में और हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर आए, बड़े दबंग बातों ने की। उन्होंने कहा मैं बिजली के निर्ख नहीं बढ़ाऊंगा, मैं पेट्रोलियम लेवी नहीं बढ़ाऊंगा, मैं टैक्सेस नहीं लगाऊंगा। आगे चलकर अब ये पता चला है कि हर चीज हमें करना पड़ रहा है, इसलिए लोगों को भरोसा कम हो गया है कि हम कोशिश ये होनी चाहिए थी कि बातचीत जब हो रही थी आईएमएफ से तो उस वक्त इस तरह के स्टेटमेंट्स इशू उससे पहले नहीं करना चाहिए था। ये मैं समझता हूं कि नामुनासिब था और इससे हमारी मिनिस्टर की क्रेडिबिलिटी और उससे ज्यादा हुकूमत की पूरी क्रेडिबिलिटी मुतासिर जरूर हुई। मतलब अगर हर तरफ नहीं नजर आ रहा है, शरह सूद के हवाले से बात कुछ और की जाती है, फिर हो कुछ और जाता है। महंगाई के हवाले से भी वज़ीर आज़म तक ने बार बार दावे किए कंट्रोल कर लेंगे। आप ये कहते रहे हमारे प्रोग्राम्स में कि आपको ये डबल डिजिट में जाती नजर आ रही है, करंट अकाउंट खसारा आपका आउट ऑफ कंट्रोल होता नजर आ रहा है। अब वही सूरत हाल पैदा हो गई है, महंगाई भी 11.5% है। यहाँ से एक्सपेक्ट किया जाए कि आने वाले दिनों में अच्छी क्रॉप होगी, ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही हैं तो कंट्रोल में आ जाएगी, या आपको महंगाई के हवाले से भी अभी भी आपके कंसर्न्स मौजूद हैं? मैं आपसे पहले ही कहता रहा हूं प्रोग्राम में कि ये 11-12% तक पहुंचने वाला है, और अफसोस की बात यह है कि वाकई ऐसा हुआ है। अलबत्ता अभी भी कुछ कम बताया गया है, ये 13 से 14 हो सकता है अगर करेक्टली पीबीएस रिपोर्ट करे। अब पोजीशन ये है कि एक महीने में नवंबर के महीने में 3% इजाफा हुआ प्राइस इंडेक्स में। इस रफ्तार से तो खुदा बचाए आने वाले महीनों में क्या हो सकता है। कंट्रोल जो है इकोनॉमी पर बिल्कुल ना होते हुए नजर आने लगा है, और इसके नतायज अब आप देखिए, आज हमारा स्टॉक मार्केट तकरीबन 5%, यानी कि एक दिन में 500 अरब का नुकसान उठाया है लोगों ने, हमारे इन्वेस्टर्स ने। ये तो बहुत ही ज्यादा परेशान कुन हालात हैं। हुकूमत को इमरजेंसी के तौर पर एक एक्शन लेना चाहिए, स्टेट बैंक को भी इमरजेंसी के तौर पर एक्शन लेना इस वक्त बहुत जरूरी। आरिफ साहब, ये मुझे बताएगा कि क्या, क्योंकि जब ये हुकूमत आई तो करंट अकाउंट खसारा एक बहुत बड़ा कंसर्न था, मगर उसको कर्टेल करने के चक्कर में हमने देखा कि शरह सूद बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद इकॉनमी की जो ग्रोथ थी वो बिल्कुल नीचे चली गई। इंडस्ट्रियल ग्रोथ नेगेटिव में हमें नज़र आने लगी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो मार्केट में कम से कम अब ये एतमाद है कि हम उसी तरफ वापस नहीं चले जाएंगे कि इंडस्ट्री बुरी तरीके से मुतासिर हो जाए, या ये ख़तरा भी पैदा हो गया है कि करंट अकाउंट का जो ख़तरा पैदा हुआ है, हुकूमत उसको डील करने के चक्कर में जो 2018-19 में हुआ, डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो गई। बकौल शौकत तरीन साहब के उस वक्त कमर ही तोड़ दी थी मईशत की, कहीं उस तरफ हम ना हुकूमत चली जाए। जी, ये डर है कि ज़ाहिर गवर्नमेंट ऐसा नजर आता है कि ये ग्रोथ को जो है वो थोड़ा सा जो है वो ब्रेक मारने की जो है वो उनकी पॉलिसी नजर आती है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हम इंडस्ट्री की वजह से जो है, ग्रोथ की वजह से इंपोर्ट जो है
वो बढ़ता है। तो क्योंकि उनकी डिपेंडेंस एग्रीकल्चर ग्रोथ पे ज्यादा लगती है, तो उससे डेफिनेटली आई थिंक ये चीजें आई हैं। इसमें जो है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। साहब, और आप भी आरिफ हबीब साहब समझते हैं कि जो अनसर्टेनिटी आई है उसमें स्टेट बैंक ने अचानक कहा कि जी एक हफ्ता पहले हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे। 17 नवंबर को टी बिल्स ऑक्शन था, उसमें 10% पे नहीं उठाया, फिर कल जाके 11.5% पे टी बिल्स का ऑक्शन कर दिया। इससे सिग्नल बड़ा नेगेटिव जाता है कि हुकूमत सोच क्या रही है एग्जैक्टली? जी बिल्कुल, आई थिंक ये मार्केट कंफ्यूज है और उनको समझ नहीं आता कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के एक दिन 2 दिन पहले जो है वो 10.1% पे ऑफर को जो है उन्होंने सब रिजेक्ट कर दिया और फिर कुछ ही दिनों के बाद जो है वो 11.5 पे जो है वो लिया, तो वो उससे मार्केट जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो डिस्टर्ब है कि ये मतलब इस किस्म की जो है जो इवेंट्स हैं वो उसकी क्या वजह हो सकती है। तो और फिर ये है कि साथ ही साथ ये जो IMF का प्रोग्राम चल रहा है, तो लोग उसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि क्या ये सारे डिसीजन जो है वो IMF के कहने पे हो रहे हैं, मेरिट पे हो रहे हैं, और टाइमली जो है वो जो डिसीजन क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका जो है वो एक कंसर्न है कि जिसकी वजह से जरा इन्वेस्टर्स अब वेट एंड सी के मोड में है, बल्कि ये कि जिन लोगों के पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है वो चाहते हैं कि एक दफा तो हम लॉस बुक करके निकल जाएं। भाई साहब, आप क्या कहिएगा? पहले स्टेट बैंक ने कहा कि जी हम माजी की तरह नहीं बढ़ाएंगे रेट्स, 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा करते हैं, फॉरवर्ड गाइडेंस की बात कर रहे थे, फिर अचानक 1.5% का इजाफा कर देते हैं, और फिर हुकूमत जो 10.25% पर 15 दिन पहले नहीं उठा रही थी पैसे, वो 11.5% पर जाकर उठाती है। ज़ाहिर है उसे नुकसान हुकूमत का ही होगा, बैंक का फ़ायदा हो गया। ये सारे जो मैसेजिंग है और जो सिग्नलिंग है फाइनेंस मिनिस्ट्री स्टेट बैंक की तरफ से, आपको लग रहा है कि वो ज़्यादा गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर रही है? एक तो देखिए, ये जो टेंशन पैदा किया गया है ऑटोनॉमी के बारे में स्टेट बैंक की, उसके नतीजे में जो एक मैकेनिज्म था हमारे पास जिसे हम कहते थे फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज कोऑर्डिनेशन बोर्ड, जो एक मुनासिब फोकल पॉइंट था जहां बातचीत होती थी और कोऑर्डिनेशन की जाती थी मुख्तलिफ पॉलिसीज की, वो निज़ाम तो तकरीबन खत्म हो गया है। और आने वाले जो एक्ट के अमेंडमेंट्स हैं उसमें तो ऐसी गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और अपना स्टेट बैंक में तकरीबन ना होने के बराबर कोऑर्डिनेशन, शायद वो आपस में बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज अ ब्रेक डाउन ऑफ द इकोनॉमिक मैनेजमेंट इन द कंट्री। इसे तो ठीक करना बहुत जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर साहब हैज टू टेक एक्शन एंड इंश्योर दैट देयर इज फुल कोऑर्डिनेशन। मतलब अगर कोऑर्डिनेशन ना भी हो तो जो मार्केट रीड कर रही थी, नजर आ रहा था कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है इन्फ्लेशन के नंबर्स को देखते हुए, IMF के साथ मुआहदे को देखते हुए कि रेट्स बढ़ेंगे। स्टेट बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी एक हफ्ते पहले कर रही है, और उसके 2 दिन पहले अगर हुकूमत टी बिल्स ऑक्शन में नहीं पार्टिसिपेट करती है 10.3% को इग्नोर करके, उसके 15 दिन बाद 11.5%, तो मार्केट रीड करना तो है हुकूमत की जिम्मेदारी। ये आपको नहीं लगता कि कोऑर्डिनेशन हो ना हो? नजर आ रहा था कि क्या होने जा रहा है। जी बिल्कुल, एंटिसिपेशन में मैं समझता हूँ कि हमारे जो, हालांकि हमने एक स्पेशल डेट मैनेजमेंट का यूनिट बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, और उसका मकसद यही था कि मार्केट को बहुत गहरी नज़र रखें और वक्त आने पर मुनासिब ऑफर्स करें। ये ऐसा नहीं हुआ है। दिस इज अ टेक्निकल फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी। हुकूमत बाकायदा तौर पर सिग्नल दे रही है कि वो इलेक्शन कमीशन की फंडिंग रोक सकती है। अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होगा। अटॉर्नी जनरल क्या समझते हैं, बात करेंगे ब्रेक के बाद। सदर पाकिस्तान ने आज इंतखाबी इस्लाहात बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, और हुकूमत बज़िद है कि मौजूदा कानून के तहत अब आने वाले तमाम बल्दियाती और आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होंगे। हुकूमत का दावा है कि नए कानून के बाद इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात करवाने का पाबंद हो गया है, जबकि अपोजिशन ने वाज़ेह कर दिया है कि अदालत से रिलीफ मिले या ना मिले, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से अगले आम इंतखाबात नहीं होने देंगे। यानी इंतखाबात से पहले ही आने वाले इंतखाबात मुतनाज़ हो रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ने अब तक इस हवाले से हतमी फैसला नहीं किया है। सिर्फ यही नहीं, अहम कानूनी मामलात पर इस वक्त हुकूमत तनकीद की जद में है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान,
जो अहम कानून साजियों में हुकूमत की मामलत करते रहे हैं और अहम मामलात पर उनकी राय वजारत कानून से मुख्तलिफ रही है। उनसे इस पूरे मामले पर तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद जावेद खान साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। साहब ज़ाहिर बहुत सारे मामलात हैं। सबसे पहले एक नई बहस है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि काबीना में ये फैसला हुआ है कि, और ये फिर उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि वजारत कानून भी ये समझती है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने कानून के तहत इलेक्शन नहीं कराएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए तो फिर उनकी फंडिंग रोक दी जाएगी, हुकूमत उन्हें फ़ंड नहीं दे सकती है। अब पंजाब हुकूमत ने भी फैसला कर लिया है कि इसी के तहत होने चाहिए। क्या वाकई फंडिंग रोकी जा सकती है कानून के तहत? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो ये रिफॉर्म्स आई हैं इलेक्शंस एक्ट 2017 में तब्दीली EVM और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, इसका लीगल आस्पेक्ट है और दूसरा उसका लॉजिस्टिकल आस्पेक्ट है। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसके लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे कोई एतराज़ नहीं है। उनकी जो रिजर्वेशन थी वो उसकी लॉजिस्टिकल उस पर है, और क्योंकि कानून बन गया है, ये पार्लियामान का इख्तियार है कानून साजी, वो इलेक्शन कमीशन की भी ऑब्लिगेशन है कि अगर ये क्योंकि आइन के मुताबिक है ये तब्दीली, तो इसको लॉजिस्टिकली इम्प्लीमेंट करना उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन जहाँ तक फ़ंडिंग का ताल्लुक़ है, फ़ंडिंग किसी एक ख़ास तरीक़ेकार से मुंसलिक नहीं की जा सकती। वो फ़ंडिंग करना गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन है आइन के तहत, और इलेक्शन कमीशन की ऑब्लिगेशन है कि इलेक्शन कराएँ ट्रांसपेरेंटली और फेयरली एंड जस्टली। तो इन दोनों को अगर साथ मिल के देखा जाए तो बज़ाहिर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ने भी एतराज़ नहीं किया है कि हम EVM इस्तेमाल नहीं करना चाहते क्योंकि कोई कानूनी हुक्म है। वो टेक्निकल इश्यूज़ हैं, वो वर्कआउट हो सकते हैं, लेकिन प्रोसेस शुरू करने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन ने मेरी इत्तला के मुताबिक 3 कमेटीज़ कायम की हैं और वो बड़ी अहम और हाई पावर्ड कमेटीज़ हैं, और वो इसको देख रही हैं, और इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी उनको असिस्ट करे बमाए फंडिंग के, लेकिन फंडिंग किसी खास तरीक़ेकार से आइनी तौर पे लिंक नहीं हो सकती है। और खास साहब, अगर इलेक्शन कमीशन, ज़ाहिर है वो 3 कमेटियाँ वाकई बनाई गई हैं, अगर 2023 का इलेक्शन वो कहते हैं कि लॉजिस्टिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम 2023 का इलेक्शन करा सकें, हम फेजेस में करा सकते हैं और अभी पूरे पाकिस्तान में 2023 का इलेक्शन नहीं हो सकता EVM पर, तो क्या कानून के तहत वो पाबंद हैं इस बात के कि उन्हें कराना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत ही है, हर सूरत में इसको मुमकिन बनाएं? देखिए, ये इस वक्त शायद क़ब्ल वक्त है कहना कि वो 3 कमेटियाँ या इलेक्शन कमीशन का इवेंचुअली क्या राय इस पर कायम होगी। तो अगर जैसे जैसे आएगा, लेकिन कानून में बड़े प्रैक्टिकल इस वक्त जो मौजूदा कानून की शक्ल है अगर आप देखें उसमें कोई इतनी इनफ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, और जैसे जैसे ये टेक्निकल और लॉजिस्टिकल चीज़ें वर्कआउट होंगी तो वो मेरे ख्याल में ये मसाइल का हल निकल सकता है इस पर, EVMs पे ख़ास तौर पर। यानी कि कानूनी तौर पर पाबंद नहीं है इलेक्शन कमीशन के, हर हाल में 2023 का इलेक्शन उन्होंने EVM के तहत ही कराना है। देखिए, आज कानून में ये चीज़ मौजूद है, और ये क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये ख़ुद महसूस किया है कि क्योंकि ये कानूनी ऑब्लिगेशन है उन्होंने प्रोसेस शुरू किया है, लेकिन जो बुनियादी और ओवरआर्चिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है वो है ट्रांसपेरेंट एंड फेयर इलेक्शन की। हर चीज़ जो है तरीक़ेकार सेकेंडरी है। तो अगर इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पे पहुंचता है कि कोई एक ख़ास तरीक़ेकार जो है उससे कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट इफेक्ट हो सकती है तो फिर उस तनाजुर में देखा जाएगा। लेकिन आज मैं समझता हूं कि ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि जिस पे एक इनफ्लेक्सिबल पोजीशन हो जाए कि जी कानून में कोई सुकम है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन भी मेरे ख्याल में इंगेज है फुली इस प्रोसेस में, और पार्लियामान को क्योंकि इख्तियार है आइन के मुताबिक अमेंड किया गया है, तो वो इलेक्शन कमीशन की भी ऑब्लिगेशन है और वो पूरी कर रहे हैं इस वक्त ऑब्लिगेशन। और खास साहब, ज़ाहिर जो ट्रांसपेरेंट और फेयर इसलिए हो, उसकी रूह यह है कि गैर मुतनाज़ हो, सब माने उस इलेक्शन को। मगर जब अपोजिशन पहले ही नहीं मान रही है इसको, कह रही है कि जी बुलडोज हुकूमत ने कर लिया है पार्लियामेंट से, और फिर इलेक्शन कमीशन के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो आपको लगता है कि एक गैर मुतनाज़ इलेक्शन हो पाएगा अगर EVM का इस्तेमाल हो भी जाए, जब अपोजिशन पहले ही कह रही है कि ये कानून साजी ही मुतनाज़ है, तो उसके नतीजे में गैर मुतनाज़ इलेक्शन हो जाएगा आपके ख्याल में? देखिए, कानून साजी तो क्योंकि आइन के जो मुताबिक उसमें प्रोसेस दिया गया है उसके मुताबिक हुई है। अगर किसी के ख्याल में है कि वो आइन के मुताबिक नहीं है उसको चैलेंज कर सकते हैं। जहाँ तक मुतनाज़ बनाने की बात है, लॉ अगर इसको गौर से
देखा जाए तो ये एक इनेबलिंग प्रोविज़न है। एक इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया गया है एक नए टेक्नोलॉजिकल तरीके के लिए, और ओवरसीज़ वोटिंग और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वोटिंग और EVM ये दोनों नई तरामीम नहीं है, ये पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे मौजूद थी, अब इनको स्कोप एक्सटेंड किया है जनरल इलेक्शन की हद तक। तो मुतनाज़ा तो शायद जब होगा जब इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पे तकनीकी तौर पे पहुँचे कि जी हम हतमी इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ये इम्पॉसिबल है कि ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन कराया जाए EVM से। वो कहना क्योंकि क़ब्ल वक्त है, तो मेरे ख्याल में अपोजिशन को भी थोड़ी सी फ़राखदिली का मुज़ाहरा करना चाहिए और उस प्रोसेस में इंगेज हों, क्योंकि स्टेक होल्डर गवर्नमेंट भी है, इलेक्शन कमीशन भी है और पॉलिटिकल पार्टीज़ तमाम बम अपोजिशन के, लेकिन सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान के अवाम और उनकी नुमाइंदगी करते हैं हुकूमत और अपोजिशन। और इलेक्शन कमीशन जो है वो आईनी इदारा है जो इस ऑब्लिगेशन को ट्रांसलेट करेगा इनटू पॉलिटिकल मैंडेट ऑफ द पीपल। तो उस अगर तनाजुर में देखें सबकी ऑब्लिगेशन है कि उस प्रोसेस में इंगेज हों और फिर जिस नतीजे पे पहुंचते हैं, जो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की, और आखिरी जो लफ्ज़ है वो इलेक्शन कमीशन का होगा, उनकी सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है कि ये किस तरीक़ेकार के तहत इस मैंडेट को तकमील अंजाम तक पहुँचाया जा सकता है। और आप बतौर ज़ाहिर सीनियर कानूनदान भी और अटॉर्नी जनरल भी कॉन्फिडेंट हैं कि अपोजिशन अगर कह रही है कि इसको हम अदालत में चैलेंज करेंगे इस कानून साजी को, तो अदालत से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा इस हवाले से, अदालत इसको कलअदम नहीं करार देगी, ये दुरुस्त तरीके से कानून साजी हुई है? देखिए वो ज़ाहिर फैसला तो अदालत को करना है, लेकिन जो कानून आज जिस शक्ल में मौजूद है तो मेरी राय में उसमें कोई आइन से मुतसादिम नहीं है, और उसको गौर से पढ़ा जाए तो उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है और ये एक इनेबलिंग प्रोविज़न है। अगर इसको उस तरह देखें तो मेरी ज़ाती राय है कि एटलीस्ट आइनी तौर पे इसमें कोई इतना बड़ा सुकम नहीं है कि कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन करे। बाकी तो फैसला तो ज़ाहिर है कि अदालत दलाइल सुनने के बाद करती है। खान साहब, एक और मामला है, नैब चेयरमैन को हटाया कैसे जाए? ज़ाहिर एक ऑर्डिनेंस आया, फिर उसके ऊपर एक और ऑर्डिनेंस आ गया। आपकी राय है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को हटाना चाहिए और आपने बड़ी तफसील से अपनी राय दी है, मगर वज़ीर कानून समझते हैं कि आइन में तब्दीली करनी पड़ेगी अगर नैब चेयरमैन को हटाने का तरीका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाना है, वरना ये सदर के पास ही होना चाहिए अगर आइन में तब्दीली नहीं होती है। उन्होंने ये भी कहा कि आपकी गालिबन उस दिन कराची में कोई हेयरिंग थी, तो ऐसा नहीं कि आपसे मुशावरत की नहीं गई, आपसे मुशावरत की ज़रूर की गई, मगर प्रिवेल उनकी राय ने किया, तो आपसे मुशावरत हुई थी? नहीं, इस पे दो चीज़ें हैं। पहली तो मुशावरत जब ये तरीक़ाकार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से तब्दील करके प्रेसिडेंट के पास किया, ये प्रेसिडेंट के पास जो है पहले भी डिस्कस हुआ था, और इस पे मैंने ही ये चीज़ पॉइंट आउट की थी कि एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि क्योंकि आइन में सिर्फ 3 जो हैं उनके लिए, जज साहिबान के लिए, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के लिए और इलेक्शन कमीशन के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल दी गई है, तो एक ये दलील हो सकती है। लेकिन आइन में ये भी दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की, जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से एक बाला, एक हाईएस्ट फोरम है, उसके लिए भी लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन भी होगी और कानून के तहत भी वो जुरिस्डिक्शन कन्फर की जा सकती है। तो मेरी राय में मैं एहतराम करता हूँ लॉ मिनिस्टर का एक व्यू है और एक सीनियर लॉयर हैं, लेकिन मेरी राय में ना सिर्फ आइनी बल्कि कानूनी तौर पे भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को किसी पर्टिकुलर केस में, और ख़ास तौर पे एक ऐसे ऑफिस के लिए जिसकी असास उसकी इंडिपेंडेंस, इम्पार्शियलिटी और न्यूट्रलिटी हो, अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है उसकी बुनियादी असास और वही फंक्शंस हैं जो जुडिशरी के क्वाज़ी जुडिशल फंक्शंस हैं, तो उसके लिए अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बेहतरीन इदारा अगर नहीं भी है तो कोई और ऐसा इदारा हो सकता है जो इंडिपेंडेंट हो। लेकिन मैंने ये राय दी थी और मैं अभी भी उस पर कायम हूँ कि सदर को इख्तियार देना, चाहे सवाबदीदी हो या वज़ीर आज़म की मुशावरत की बुनियाद पे हो, उसमें आइनी और कानूनी मुश्किलात होंगी, उसकी ट्रांसपेरेंसी पे, उसकी न्यूट्रलिटी पे बड़े सीरियस क्वेश्चंस उठ सकते हैं, और ये मैंने राय बाकायदा जो है कन्वे की गई है। एज ऑफ नाउ स्टेटस क्या है? क्योंकि खबर ये थी कि अब जब ये पार्लियामेंट में जाएगा तो वापस बदल कर सदर से ये इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दे दिया जाएगा, मगर फिर कोई प्रोग्रेस हुई नहीं है, तो अब क्या स्टेटस है इस हवाले से? ये इस वक्त जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी है उसके सामने है, और मैंने बारहा अपोजिशन से भी
और जो ट्रेजरी के अरकान हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको बड़ा केयरफुली एग्जामिन करें। अटॉर्नी जनरल भी अवेलेबल हैं, लॉ मिनिस्टर भी अवेलेबल हैं, इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस भी लें, क्योंकि ये कौमी इशू है। ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस जो है ये एक कोई सियासी जमात का मसला नहीं है, हमारा कौमी एक इशू है। तो इस पर मुशावरत के साथ हो सकता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बेहतरीन फोरम ना हो, कोई और इंडिपेंडेंट फोरम हो सकता है, लेकिन मौजूदा शक्ल में अगर ये रहेगा तो और अगर कोर्ट में चैलेंज होता है तो बड़ी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेहतर यह है कि क्योंकि पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है कानून साजी के लिए, ये तब्दीली वहाँ से आनी चाहिए। खान साहब, आपने जो एहतसाब के हवाले से ज़ाहिर है बात की कि ये कौमी मामला है, इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, नज़र भी आना चाहिए, और ज़ाहिर है ये सारी दुरुस्त बात है, मगर हुकूमत तौसी देना चाहती है चेयरमैन नैब को, जैसे जावेद इकबाल साहब को, और इस वक्त भी उनका टेन्योर पूरा हो गया है, जब तक ये कानून साजी नहीं होती उनको तौसी इस वक्त मिली हुई है। अब वो शख्सियत वो हैं जिन पर इल्ज़ाम है कि वो ट्रांसपेरेंट एहतसाब नहीं कर रहे हैं, अदालतें भी उन पर सियासी इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम लगा चुकी हैं, उन पर इल्ज़ाम है कि वो हुकूमत के केसेस बंद करते हैं जबकि अपोजिशन के रहनुमाओं को अंदर बंद कर देते हैं। तो ऐसी शख्सियत को अगर तौसी दी जाने का कानून है तो फिर एहतसाब ट्रांसपेरेंट हो, फेयर नज़र भी आए, वो कैसे सर्व होता है पर्पज़? देखिए, जहाँ तक इन इल्ज़ामात की बात है उस पर तो मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं कमेंट करूँ, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको अभी तौसी नहीं दी है। ये इसमें एक मेकैनिज़्म है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि नैब चेयरमैन का ऑफिस खाली नहीं रहना चाहिए, और क्योंकि नैब चेयरमैन की जो टेक्निकली जो टर्म थी पिछली जो 4 साल की वो ख़त्म हो चुकी है, तो एक स्टॉप गैप के अरेंजमेंट के तौर पे मौजूदा चेयरमैन साहब जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं अपने फंक्शंस। लेकिन और इसमें मेरी बड़ी क्लियर राय थी कि अगर एक्सटेंशन का ऑप्शन तो डाला जा सकता है, लेकिन वो एक्सटेंशन के लिए तरीक़ाकार बिल्कुल वही होगा जो फ्रेश अपॉइंटमेंट के लिए होगा। और मेरी इत्तला के मुताबिक जो नए चेयरमैन के प्रोसेस के लिए ये अपॉइंटमेंट के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, और वो क्योंकि ऑल्दो कानून में कोई उसके लिए टाइमलाइन नहीं है, लेकिन एक रीज़नेबल टाइम जो कि बहुत लंबा अरसा नहीं हो सकता, मेयर एक्सटेंशन की बुनियाद पे बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर नैब की फिर उसकी परफॉर्मेंस पे भी सवाल उठ सकते हैं और उसकी न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी पे भी सवाल उठ सकते हैं। तो इस प्रोसेस को अपॉइंटमेंट के जिसमें मुशावरत है वज़ीर आज़म की और लीडर ऑफ द अपोजिशन की, तो उसको कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, वरना इससे जो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है उस पर सीरियस जो शकूक और शुबात जन्म ले सकते हैं। मतलब अगर ज़ाहिर क्योंकि उनकी शख्सियत बड़ी कंट्रोवर्शियल है, तो अगर वो रिटायर हो भी जाते तो उनकी जगह उनका डेप्टी भी कोई काम कर सकता था और ये प्रोसेस ज़रा एक्सपेडाइट भी किया जा सकता था। और दूसरा मसला ये कि जो टेन्योर है वो रखा इसलिए गया है ताकि चेयरमैन इम्पार्शियल हो, उसको ये लालच ना हो कि उसे फिर देखना है हुकूमत की तरफ या किसी और की तरफ अपने एक और टेन्योर के लिए। तो आप नहीं समझते वो बुनियादी जो प्रिंसिपल है जिसकी आप खुद ही बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट और फेयर एहतसाब हो, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है ओहदे की एक्सटेंशन से? इसमें शाहज़ेब साहब मेरी ज़ाती राय है कि नॉन एक्सटेंडेबल ऑफिस होना चाहिए, और क्योंकि एक्सटेंशन की जब पॉसिबिलिटी होती है तो आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एक एटलीस्ट अगर रियलिटी नहीं तो एक परसेप्शन ज़रूर हो सकता है कि उस गवर्नमेंट को या उन लोगों को जिनको एक्सटेंशन देने की पावर है, जिसमें लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन शामिल हैं, तो उनको ये शायबा हो सकता है कि प्लीज़ करने के लिए अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस पे इफेक्ट हो। तो मेरी ज़ाती राय पहले भी ये थी और अभी भी है कि नॉन एक्सटेंडेबल होने चाहिए, और एक्सटेंशन से इसको जो एक न्यूट्रल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है उसको नुकसान पहुंचेगा। और दूसरी ये कि देखिए ये वो ऑफिसेज हैं जो एक दफ़ा ही काफ़ी टर्म होती है, जो इम्पैक्ट आपको करना होता है 4 साल एक बड़ी सब्सटेंशियल टर्म है, और उसके बाद फिर वॉलंटरीली अगर पॉसिबिलिटी भी है एक्सटेंशन की, तो मेरे ख्याल में एज अ कंट्री हमें ये सोचना चाहिए कि हम जिस वक्त किसी ऑफिस में दाखिल हों और जब हम उस ऑफिस को छोड़ रहे हों उसका स्टॉक टेकिंग हम करें, देखें कि हाउ हैव वी परफॉर्म, रादर देन सोचें कि जी इसको किसी तरह प्रोलॉन्ग किया जाए, एक्सटेंड किया जाए। तो इस पे खुद भी इनफरादी सोच की ज़रूरत है मेरे ख्याल में। खालिद जावेद खान साहब, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने खालिद जावेद खान साहब की सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम पब्लिक की बात करेंगे। तहरीक इंसाफ मुल्क में 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा करके इक़्तिदार में आई थी, और अब 3 साल से भी ज़ायद इक़्तिदार में रहने के बाद जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी पर तनकीद हो रही है तो हुकूमत बैरून मुल्क रोजगार के लिए जाने वालों का क्रेडिट भी खुद ले रही है। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ग्राफ शेयर करते हुए ट्वीट किया
कि कोरोना के बावजूद 3 साल में 11 लाख लोगों को तो सिर्फ बैरून मुल्क नौकरी मिली है। अगले 2 सालों में पूरी उम्मीद है कि 20 लाख लोग बैरून मुल्क जाएंगे। अब दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तो ये वादा करते थे कि जब तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आएगी तो बैरून मुल्क से लोग रोजगार के लिए पाकिस्तान आएंगे। बाहर से गरीब मुल्कों से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आया करेंगे। इंशाअल्लाह ये वो मुल्क बनेगा जिधर से बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आया करेंगे। ये मैंने ज़हन में पिक्चर किया हुआ है कि पाकिस्तान वो बनेगा कि बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने इंशाल्लाह आया करेंगे। इतनी तेजी से मुल्क उठेगा कि इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि जितनी भी पाकिस्तान की एम्बसीज दुनिया में होंगी, लाइनें लगी होंगी पाकिस्तान का वीजा लेने के लिए। यहां लोग नौकरियां ढूंढने आएंगे इंशाल्लाह। और फिर इक़्तिदार में आने के बाद यह दावा भी किया गया कि इतनी नौकरियां आने वाली हैं कि बंदे कम पड़ जाएंगे। बंदों की शॉर्टेज हो जाएगी, इतनी नौकरियां आपकी आने वाली। मैं ये नहीं बात कर रहा सालों की, मैं हफ्ते, 10 दिन, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते की बात कर रहा हूं। ये सब कुछ अगले आने वाले हफ्तों में ठीक होने वाला है। ईज ऑफ बिजनेस इतनी हो जाएगी कि पान वाला, ठेले वाला भी कहेगा मुझसे टैक्स ले लो। लो जी, बात ही खत्म होगी। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, मामला कुछ हफ्तों में ठीक होने वाले हैं। मगर बयानिया बदल गया है। देखिए, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर आज़म के साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने कुछ अर्सा कबल भी कैसे ये क्रेडिट हुकूमत के खाते में डाल दिया। 18 महीने की हुकूमत में वज़ीर आज़म साहब ने 9,70,000 नौकरियाँ बार मुल्कों में लोग भेजे हैं। 9,70,000 बंदा। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि 10 लाख बंदा 18 महीने में पाकिस्तान के बाहर जाते हुए उनको नौकरी मिली है। 3 साल में 1 करोड़ नौकरियों से कहीं आगे जा चुका है काम। जो लोग बाहर गए हैं, तकरीबन 16.5 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज पाकिस्तानीज में जो हैं वो गए हैं। 2 माह पहले 16 लाख पाकिस्तानियों को मुल्क से बाहर भेजने का क्रेडिट लिया, अब 11 लाख का ले रहे हैं। इलेक्शन से पहले कहते थे कि बैरून मुल्क से लोग पाकिस्तान नौकरियां ढूंढने आएंगे। अल्लाह।